Hello everyone, welcome to our channel MedJEX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So students, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ that is very basic but very important. If you want a command on your organic chemistry, अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो, जब आप चैप्टर पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आए, जब आप NCERT पढ़ो तो आपको लाइन टू लाइन चीज़ें समझ में आए, तो हम लोगों को कुछ बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे दो चैप्टर्स दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम NCERT तो हमें पढ़नी है, ऑफ कोर्स पढ़नी है, क्योंकि हम सब जानते हैं क्वेश्चन हमारे NCERT से ही आते हैं। लेकिन उस NCERT को समझने के लिए भी हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे उसको नॉवल की तरह रीड मार के चले जाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग वहाँ से कुछ भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी एक्चुअली वांट टू सॉल्व आवर एग्जाम। तो आज जो भी हमें कॉन्सेप्ट्स, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है हम लोगों को रिक्वायर्ड टू स्टडी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, वो सब बेटा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो, और आप देख लीजिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी हम देखेंगे, देन लीविंग ग्रुप एंड देन SN1 एंड SN2। तो आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। सो बेटा शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले अपना टॉपिक सॉल्वेंट के साथ। तो सॉल्वेंट बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं। सॉल्वेंट जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मीडियम जिसमें हमने रिएक्शन करवाना है, जिसमें हम अपने सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, दैट इज आवर सॉल्वेंट, है ना। तो कितनी तरह का बेटा सॉल्वेंट होता है? बेसिकली हमारे पास दो टाइप का सॉल्वेंट होता है। हम इस वीडियो में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने वाले हैं। जो हमें रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्डअप होने चाहिए, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम शुरू कर रहे हैं अपने टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट से। तो दो तरह के बेटा सॉल्वेंट्स होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। अब जो नॉन पोलर होता है उसका डायपोल मोमेंट तो हमारा 0 होता है, और जो पोलर होता है उसका डायपोल मोमेंट नॉन 0 होता है। नाउ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास जैसे कि C6H6 बेंजीन, CCl4, ये सब हमारे क्या हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। अब बात करते हैं हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स की, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम यूज़ करने वाले हैं इन चैप्टर्स के लिए। तो देखो पोलर सॉल्वेंट्स आगे दो तरह के होते हैं, दैट इज पोलर एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर एप्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ PAS, और इसे मैं शॉर्ट में बेटा लिख सकती हूँ PPS। चलो अब हम देखते हैं बेटा इनमें क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये दोनों, एक जो है मेरे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वो H+ नहीं दे सकता, और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो H+ दे सकता है। सिर्फ ये डिफरेंस है। अब देखते हैं इस डिफरेंस की वजह से क्या क्या होता है ना। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों ही पोलर है। डिफरेंस है कि ये H+ नहीं दे सकता, डू नॉट गिव H+, एंड इसमें ये H+ दे सकता है, कैन गिव H+। तो चलो इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि सॉल्वेंट का रोल बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए पोलर प्रोटिक, सबसे पहले बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि बेटा हमारे पास हो गया वाटर,
वाटर, हमारे पास हो गया मिथेनॉल, हमारे पास हो गया इथेनॉल, हमारे पास हो गया एसिड। तो आप देख सकते हो यहां सभी का जो H है दैट इज ज्वाइंट विद ऑक्सीजन, दैट इज लिंक्ड विद ऑक्सीजन। सबके पास एक ऐसा हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स है दे कैन गिव H+। तो देखो बेटा, अब ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, यहां पर अगर मैं बात करती हूं, मैंने कोई पर्टिकुलर कंपाउंड अपना किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला तो क्या होगा, जैसे कि NaCl है। वी ऑल नो दैट NaCl कैसे ब्रेक करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे कि मान लीजिए हम वाटर में हमने इसको डाला, तो वाटर क्या करेगा बेटा, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव कैटायन है ना, कैटायन इज पॉजिटिव ओनली और ये एनायन, तो क्या करेगा वाटर के पास दो एंड्स हैं, वाटर के पास दो एंड्स हैं। एक तो है उसके पास ऑक्सीजन वाला एंड जिसपे है पार्शियल नेगेटिव, और एक हाइड्रोजन वाला पार्ट है जिसपे है पार्शियल पॉजिटिव। तो जो Na पॉजिटिव है उसको अप्रोच करेगा वाटर अपने ऑक्सीजन वाली तरफ से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इंटरेक्शन विल बी गुड, इंटरेक्शन विल बी गुड, है ना। तो अब देखो, पहले हम लोग देखते हैं किस तरह से ये पॉजिटिव वाले को सॉल्वेट करेगा। तो आप देखो यहाँ पर इस तरह से वाटर ने क्या कर लिया है, इस पॉजिटिव चार्ज को घेर लिया है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लिया है, घेर लिया है ना। चलो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो केटायन को चारों तरफ से, सारी तरफ से क्या करता है, घेर लेता है। अब देखते हैं एनायन को, तो एनायन को भी घेर लेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, इस एनायन के पास ऐसे जाएगा, इस एनायन पे इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाके इसे घेर लेगा। ये क्या किया इसने, इस तरह से घेर लिया, इसे सॉल्वेट कर दिया। हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सॉल्वेट कर दिया। तो क्या बेटा मैं यहां पर ऐसा लिख सकती हूं, नाउ दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट both cation and anion, है ना। अब हम लोग ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा PPS होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वो केटायंस एनायंस दोनों को ही सॉल्वेट कर सकता है ना। अब आ जाओ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पे। अब चलते हैं हम जरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की ओर। चलिए, तो देखो, अब है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये ऐसा सॉल्वेंट है जिसके पास H+ ऑक्सीजन से लिंक्ड नहीं है। जैसे कि मैम कुछ एग्जांपल्स दे दो, जैसे कि बेटा एसीटोन, ऑक्सीजन इसके पास है लेकिन क्या कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक्ड है, नहीं, तो ये H+ नहीं दे सकता। देन वी हैव DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये भी कैसा है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या तुम यहाँ कोई हाइड्रोजन देख पा रहे हो जो ऑक्सीजन से अटैच हो, नहीं। देन वी हैव NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, यहाँ भी ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये कुछ हमारे पास कैसे है बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम समझते हैं कि सेम चीज मेरे पास यहाँ पर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है। अब देखते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे सॉल्वेट करता है। अब लेट्स से मैंने एसीटोन ले लिया, एसीटोन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब एसीटोन में मुझे बताओ पार्शियल नेगेटिव कहाँ है, ऑक्सीजन पे, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे है। तो ये ऑक्सीजन वाली साइड से बेटा Na पॉजिटिव को सॉल्वेट करेगा, ऑक्सीजन वाली साइड से
ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव को सॉल्वेट करेगा। ये आ गया, इसने घेर लिया है, इसने घेर लिया है हमारे Na पॉजिटिव को, इसने क्या किया, घेर लिया हमारे Na पॉजिटिव को। आप देख सकते हो इस तरह से सॉल्वेट कर दिया। कैटायन को तो इसने क्या किया, सॉल्वेट कर दिया। अब आई एनायन की बारी। अब तुम बोलोगे मैम इसके पास तो पॉजिटिव एंड भी है, ये रहा हमारा एसीटोन, और हम क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं मैम कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव था तो कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड से भी घेर लेगा। लेकिन क्या आप ये दो बल्कि मिथाइल ग्रुप्स देख पा रहे हो? क्या आप ये दो बल्कि मिथाइल ग्रुप्स देख पा रहे हो? तो ये हिंडर करेंगे, ये हिंडर करेगा इस कार्बन को और इस नेगेटिव को अप्रोच करने से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको सॉल्वेट ही नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ दीज टू मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ पे क्या है, हिंड्रेंस है। क्या मैं बेटा ऐसा बोल सकती हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वो एनाइन को सॉल्वेट नहीं कर सकता। ये सब बच्चों को आई थिंक दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैन नॉट सॉल्वेट anion, it can only solvate cation, it can only solvate cation। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके चलो, ये हो गया हमारा पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में डिस्कशन। अब नेक्स्ट बेटा हमें डिस्कशन करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मैम एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके ऊपर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर होता है, जो कि एक हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ऑल राइट, सो न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा एक ऐसा पर्टिकुलर स्पीशीज है जिसके पास तुम बोल रहे हो कि लोन पेयर है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। अब बेस क्या होता है? बेस भी ऐसा होता है, बेस के पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बेस भी तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि हमें पता है कि बेस भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो किसे मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल और किसे मैं बोलूं बेस? तो देखो, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल या बेस ऐसी स्पीशीज हो गई दोनों कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब देखो, जो बेस होता है, जो बेस होता है उसका काम होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है OH नेगेटिव, मेरे पास क्या है, OH नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है। अब अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी H+ को दे दे, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बेटा किसी H+ को दे दे, तो मैं इसे क्या कहूंगी, मैं इसे नाम दे दूंगी बेस। अगर मेरे पास यही पर्टिकुलर स्पीशीज अदर देन H+ किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी, तो मैं इसे क्या बोलूंगी, न्यूक्लियोफाइल। तो ये डिफरेंस है हमारे बेस में और न्यूक्लियोफाइल में। अगर ये स्पीशीज, लेट्स से मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि ये जो इलेक्ट्रॉन देगा ये किसे देगा, कार्बन को देगा। तो लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसी स्पीशीज है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे रहा है, तो अब मैं इसे क्या बोलूंगी, न्यूक्लियोफाइल। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास बेटा ये दो टर्म्स थी, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी।
तो क्या मैं बेसिसिटी को ऐसा बोल सकती हूं, क्या मैं बेसिसिटी को ऐसा बोल सकती हूं, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस, इसे हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी कहेंगे। और न्यूक्लियोफिलिसिटी हम किसे कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम कहेंगे बेटा टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन, मोस्टली हम कार्बन को देखेंगे, और बेटा और अदर देन H प्लस, कोई ऐसा सेंटर विच इज अदर देन H प्लस। अगर अदर देन H प्लस, अगर ये पर्टिकुलर मेरा जो स्पीशीज है ये किसी को इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है तो मैं उसे क्या बोलूंगी, न्यूक्लियोफाइल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखेंगे कार्बन के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन, लेकिन कार्बन के अलावा कोई स्पीशीज हो सकती है। ध्यान रखिए H प्लस नहीं होगा। जब भी हमारा कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच हमारे पास स्पीशीज होगा, वो H प्लस को अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बेस। तो आई थिंक ये जो एक बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर बेसिसिटी में, दैट इज क्लियर। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी किस तरह से अफेक्ट होती है। चलो देखते हैं बेटा, हमारे पास लेट्स से यहां पर एक इस तरह की स्पीशीज है, और यहां से मान लो आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहां से आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और यहां से ये Br निकल जाएगा, राइट। कुछ इस तरह से हमारे पास ये यहां पर जुड़ गया, कुछ यहां इस तरह से ये हमारे पास जुड़ गया। बट अभी हम रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल किसी भी H प्लस के अलावा किसी भी चीज पे अगर अटैक कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल। अब मान लो हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज है जिस पर यहां लगे हैं कुछ बल्की ग्रुप्स। अब ये क्या है बेटा, अब ये है CH, ये हमारे पास कार्बन है जिसके ऊपर लगे हैं 3 CH3, 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। इसके ऊपर लगे हैं 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ये मिथाइल ग्रुप्स, ये कर रहे हैं हिंड्रेंस क्रिएट। ये क्या कर रहे हैं बेटा, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं इस न्यूक्लियोफाइल के लिए। अब ये इस कार्बन पे कैसे अटैक करे, ये इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी is inversely proportional to steric hindrance, जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। ऑल राइट, ठीक है। चलो अब देखो, अब लिविंग ग्रुप की बात नहीं करेंगे, पहले ये देखो यहाँ पे। एक तो ये चीज हो गई कि हमारे पास अगर हमारा कोई सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा बल्की है तो फिर न्यूक्लियोफाइल उसे अप्रोच नहीं कर पाता। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो अफेक्ट होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोई हमारे पास ऐसे चार्ज स्पीशीज है, कोई चार्ज स्पीशीज है और कोई न्यूट्रल स्पीशीज है, एक चार्ज स्पीशीज है और एक न्यूट्रल स्पीशीज है। तो आप मुझे बताओ कि चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, चार्ज स्पीशीज की या फिर न्यूट्रल स्पीशीज की।
चार्ज स्पीशीज की होगी या फिर न्यूट्रल स्पीशीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो चार्ज स्पीशीज होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। चार्ज स्पीशीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल वाली से ज्यादा होती है। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं इसे? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ an ion is more than its conjugate एसिड, जो कि ब्रैकेट में लिख लो न्यूट्रल है। ठीक है, एक H प्लस का डिफरेंस है, एक H प्लस का डिफरेंस है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ दिस इज योर कॉन्जुगेट एसिड, अगर ये तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड है और मान लो ये वीक है, तो हमें पता है ये क्या देता है, ये हमें क्या करता है, ये आपका कोई वीक एसिड है, ये आपका कोई लेट्स से आपका कोई वीक एसिड है, तो वो आपको क्या देगा? एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देगा। और हमें पता है कि अगर ये किसी भी अदर सेंटर पे अगर अटैक कर रहा है तो हम इसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है, इसका नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी देखो ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो माइनस जिस पे होता है वो ज्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं या फिर मैं बेसिसिटी की भी बात करूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? OH नेगेटिव और NH2 नेगेटिव की, अगर हम कंपेयर करते हैं इनके न्यूट्रल पेरेंट एटम से, इनके न्यूट्रल पेरेंट एटम से। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहां पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे कंपेयर करना हो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगी? कैसे कंपेयर करूंगी? आप मुझे बताएंगे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने न्यूक्लियोफाइल पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा दी है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? पहले देखो हम सबस्ट्रेट पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहे थे, सबस्ट्रेट पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहे थे, फिर हम बोल रहे थे न्यूक्लियोफाइल उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। अब मैंने क्या किया है? न्यूक्लियोफाइल पे ही स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ा दी है। अब यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ गई है, आप देख सकते हो क्राउडिंग बढ़ ही है। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 1 है। अब देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो अब क्या बोल सकती हूँ मैं, कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट करेगी? अब देखो बेटा, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बल्की है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा बल्की है, बहुत हेल्दी है, लेट्स से, ओके, वी आर नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, बट वी आर जस्ट सेइंग कि बहुत ज्यादा कोई हेल्दी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा भागना मुश्किल होगा। और कोई है जो थोड़ा मतलब बिल्कुल पतला सा है, नॉट वेरी वीक भी नहीं होना चाहिए, एक फिट इंसान है बिल्कुल, जिसने अपनी बॉडी मेंटेन करके रखी है, उसके लिए बेटा, उसके लिए भागना क्या है? उसके लिए भागना इजी है, तो वो क्या करेगा? फटाफट भाग जाएगा। लेट्स से अभी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा वो जाएगा, वो किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करने जाएगा, तो जो छोटा वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो फटाफट जाके भाग के अटैक कर लेगा। लेकिन जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा उसको टाइम लग जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा अटैक करने। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल छोटा होगा वो फटाफट से भाग के अटैक करेगा। तो ज्यादा जल्दी हमारा कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है? जो छोटा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं
कि यहाँ पर जो ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो ये होगा। अब इसे नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ या फिर हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी का इफेक्ट देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड के साथ। नेक्स्ट इज आर पीरियोडिक ट्रेंड। अब देखो, अगर हम लोग मूव करते हैं पीरियड में मूव करते हैं, लेट्स से हमारे पास है CH3 नेगेटिव, देन वी हैव NH2 नेगेटिव, then we have is your OH नेगेटिव, then we have F नेगेटिव। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ऐसे एज पीरियड में मूव करते हैं। कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, फिर क्या आता है? फ्लोरीन आता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लगाना है और बेसिसिटी का भी। तो देखो, वैसे जब हम किसी न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ की या फिर किसी बेस के स्ट्रेंथ की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, स्पेशली न्यूक्लियोफिलिसिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर सॉल्वेंट का रोल भी आता है, पिक्चर में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो साइज डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट के रोल की बात नहीं करते हैं, बिकॉज साइज डिफरेंस is not much, so role of solvent is not significant, role of solvent is not significant। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्वेंट के रोल को नहीं देखेंगे, जस्ट हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी हमारी चेंज, कैसा ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का। सिंपली हम लोग ये चीज यहाँ पे देखेंगे। तो अब एक चीज देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर हमारे पास इस पीरियड में कौन है? फ्लोरीन। और हमने वैसे भी, हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज फैक्टर इज नॉट डोमिनेटिंग। जब हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं तो वहां पे बेटा साइज का फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। यहाँ पर साइज का फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं होता है पीरियड में, इतना ज्यादा साइज में डिफरेंस नहीं आता है जितना हमारे पास टॉप टू बॉटम ग्रुप पे। जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज डिफरेंस ज्यादा आता है क्योंकि शेल ऐड होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन का अपने इलेक्ट्रॉन्स देने का मन नहीं करेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबल होता है और वो अपने नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा, तो उसका मन नहीं करेगा कि मैं किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन्स दूं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है ना। तो यहाँ क्या करेगा? फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना चाहेगा, और बेस का काम भी है इलेक्ट्रॉन्स देना, न्यूक्लियोफाइल का काम भी है इलेक्ट्रॉन्स देना। चाहे तुम H+ को दो, चाहे तुम किसी और सेंटर को दे दो, राइट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर या फिर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारा ये होगा, बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases. Electronegativity increases, so donation, अब इसकी डोनेट करने की कैपेसिटी डिक्रीजेस, सो बेसिक स्ट्रेंथ या फिर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस, राइट। चलो, ये बात तो हमने कर ली पीरियड में किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ वेरी करेगी। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप में देखो यहाँ पे लिख देती हूँ,
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप के बारे में लिखते हैं। चलो अब तुम लोग मूव करते हो ग्रुप में, टॉप टू बॉटम ये है F नेगेटिव, ये है Cl नेगेटिव, ये है Br नेगेटिव, अब ये है I नेगेटिव, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार बात करेंगे हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में और एक बार हम बात करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, साइज डिफरेंस ज्यादा है और जहां साइज डिफरेंस ज्यादा होता है वहां हम सॉल्वेंट के रोल को कंसीडर करते हैं। सो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ साइज डिफरेंस इज मच, so role of solvent is significant। अब याद करो बेटा, अब याद करो, क्या मैंने तुम्हें ये कहा था कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो हमारे एनाइन को सॉल्वेट नहीं करता है, वो हमारे एनाइन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो अगर वो एनाइन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है तो ये क्या है, ये फ्री है, ये सॉल्वेट नहीं हुआ है, ये क्या है, फ्री है। अब मुझे बताओ कि F नेगेटिव जो है, F नेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने में इंटरेस्टेड होगा या I नेगेटिव। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर नहीं देखेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैंने तुम्हें बोला है हम जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन अ ग्रुप तब हम क्या फैक्टर लगाएंगे, साइज का फैक्टर। अब मुझे ये बताओ, क्या मेरे आयोडीन का साइज बड़ा है, राइट। आयोडीन का साइज बड़ा है बेटा, तो उस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज उस पे स्टेबल होगा, जितना बड़ा हमारा आयन होता है उतना ही उस पे चार्ज स्टेबल होता है। बिगर द आयन स्टेबल इज द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज अच्छे से फैला होगा, स्टेबल होगा। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगी, अब ये तो स्टेबल है तो ये अटैक क्यों करना चाहेगा, ये अटैक नहीं करना चाहेगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज करती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, बिकॉज size increases, stability of anion increases, and donation decreases, डोनेट करने की पावर डिक्रीज हो रही है। अब चलो, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट समझते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर टॉप टू बॉटम में मूव करूंगी तो क्या होगा। अब देखो, पोलर प्रोटिक के केस में हमने क्या बोला था कि वो हमारे कैटायन को भी सॉल्वेट कर देता है, एनाइन को भी सॉल्वेट कर देता है। अब जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, लेट्स से वाटर, वो गया फ्लोरीन के पास, उसने कर दिया इसको सॉल्वेट, उसके आसपास घेर के, बिल्कुल फ्लोरीन को घेर के बैठ गया। वो गया I नेगेटिव के पास भी, उसको भी घेर के बैठ गया। अब मुझे ये बताओ कि चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी मतलब हमारा चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी हम बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। और अगर बेटा चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो फ्लोरीन को बहुत अच्छे से सॉल्वेट कर लेगा, बहुत अच्छे से सॉल्वेट कर लेगा। चाहे I नेगेटिव के कंपैरिजन में F नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स देने की पावर ज्यादा है, लेकिन वो दे नहीं सकता क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, उसके पास इतने सारे लोग हैं, वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करने दे रहे हैं। जबकि I नेगेटिव जो है उसके इतना ज्यादा सॉल्वेट नहीं कर पाएगा हमारा सॉल्वेंट, तो उसके पास डोनेशन के लिए जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल हैं, चाहे वो ज्यादा बेटर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू I नेगेटिव, लेकिन क्योंकि उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने घेर लिया हुआ है, उसे ज्यादा अच्छे से सॉल्वेट कर लिया है, क्योंकि वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है।
ज्यादा है तो ज्यादा अच्छी सॉल्वेशन हो रही है एज कंपेयर टू आई नेगेटिव, एज कंपेयर टू आई नेगेटिव। मान लो इसके पास किसी को देने के लिए 5 लाख रुपए हैं, इसके पास 5 लाख रुपए है किसी को देने के लिए, और इसके पास बेचारे के पास सिर्फ 1 लाख है, इसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। लेकिन क्योंकि यहां पर इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये चाह के भी नहीं दे सकता, चाहे इसके पास इतने पैसे हैं तो कोई फायदा नहीं, लेकिन इसके पास चाहे कम है फिर भी ये डोनेट कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें अगर डोनेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, so solvation decreases and nucleophilicity and basic strength increases। तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो हमको कैसे मिल रहे हैं, ऑपोजिट मिल रहे हैं। All right, is that clear? चलो नेक्स्ट अब देखो, अगर मैं यहाँ पे समरी कर दूं इसकी, अगर मैं यहाँ पे समरी कर दूं तो ये हो गया तुम्हारा पीरियड में जब तुम मूव करोगे तो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऊपर लिखती हूँ ना, अगर तुम पीरियड में मूव करोगे, अगर तुम पीरियड में मूव करोगे तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ दोनों क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में तो तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों डिक्रीज कर रही है, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में दोनों इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे समराइज कर दिया। नाउ कैन आई से दैट नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to anionic charge, is directly proportional to anionic charge। मतलब क्या है इस चीज का, देखो यहाँ पे मतलब इस चीज का ये है, लेट्स से हमारे पास एक ये पर्टिकुलर कंपाउंड है और एक हमारे पास ये पर्टिकुलर स्पीशीज है। तो अब देखो किसके पास जो है नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है डोनेशन के लिए। देखो बेटा, इसका नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, तो दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन दिस इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो मैं क्या बोलूंगी, इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब हमारे पास दो केसेस हैं, हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to two adjacent lone pairs। जैसे कि मान लो यहां पर हमारे पास है NH2, यहां क्या है, ये भी लोन पेयर है, यहां ये भी लोन पेयर है, और यहां पर हमारे पास क्या है OH2 और यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। और कंपैरिजन हम इनका किसके साथ कर रहे हैं, इसको मैं नीचे लिखती हूँ, इसको नीचे लिख देती हूँ। इसका कंपैरिजन बेटा, इसका कंपैरिजन मैं कर सकती हूँ जिसके पास एक ही लोन पेयर है, जिसके पास एक लोन पेयर है, और यहां कंपैरिजन हम कर सकते हैं, यहां हम कंपैरिजन कर सकते हैं OH का
H2O के साथ जहां एक लोन पेयर है। अब देखो जहां एडजेसेंट एटम्स पे, ऐसा नहीं है उसके पास एक और लोन पेयर है तुम बोलोगे, लेकिन जहां एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर्स होते हैं, दोनों एडजेसेंट एटम्स के पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर में क्या होगा बेटा, रिपल्शन। लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये ज्यादा डोनेशन करना चाहेंगे ना, ये डोनेट कर देंगे अपने लोन पेयर, तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ या फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां भी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी वाटर से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन है। दूसरी बात ये कि जब ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर लोन पेयर भी अवेलेबल है। तो इसीलिए हमारे पास जहां पर भी आपको दो एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर दिखे, तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड की, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो एक जिसके पास लोन पेयर है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। इसे अल्फा इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस की। इज दैट क्लियर? अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो। वेट, यहाँ पे करते हैं हम आपका O नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा हमारा S नेगेटिव, ऑलराइट। तो अब अगर मैं कहती हूं कि यहाँ पे आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करो, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर की जाएगी बताओ। इसे बोल देती हूं मैं A, बोल देती हूँ B, इसे बोल देती हूँ C। तो देखो ऑक्सीजन और सल्फर ये तो मेरे कैसे हैं, ये तो ग्रुप में है ना, ओल्ड स्टाइल से टेपो है ना। ये कार्बन ये क्या है, पीरियड में है। तो हमें पता है नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बेसिक स्ट्रेंथ या फिर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी, देखो जब हमें कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानेंगे। हमें वहां पे सॉल्वेंट नहीं बनाया तो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानेंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो सी वाले की तो ज्यादा होगी, लेकिन हमारे पास ए भी तो है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बेटा ये दोनों तो डिफरेंट पीरियड के है ना, ये दोनों तो डिफरेंट पीरियड के है, तो इसके और इसमें तो काफी डिफरेंस होगा। तो सी की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ तो सबसे ही ज्यादा होगी, फिर होगी आपके ए की, और फिर होगी आपके बी की, ठीक है। ये चीज ऐसे। इस टाइप के क्वेश्चन, इस तरह का ऑर्डर भी कभी एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। हमें पता होना चाहिए कैसे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ वेरी करेगी। नेक्स्ट इज योर लीविंग ग्रुप। देखो तो लीविंग ग्रुप क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप with bonded electrons। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके साथ आपका लीविंग ग्रुप अटैच है, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे अटैक करेगा तो तुम्हारा लीविंग ग्रुप इस तरह से बाहर निकल जाएगा। लीविंग ग्रुप इस तरह से क्या करेगा, विद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। जिन लिविंग ग्रुप्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो हमारे न्यूट्रल के फॉर्म में भी निकलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है।
अब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं दैट लीविंग ग्रुप एबिलिटी is directly proportional to stability of anion। अगर कोई बाहर निकलने वाली चीज बेटा स्टेबल होगी तभी तो वो निकलेगी ना। अगर वो उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में से निकल के स्टेबल ही नहीं फील करेगी तो वो निकलना ही क्यों चाहेगी। तो निकलने वाली चीज अगर स्टेबल होगी तब हम बोल सकते हैं कि उसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी। अगर कहीं तुम्हें जाना है घर से बाहर, जब तुम्हें लगेगा कि उस जगह जाके मैं स्टेबल रहूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा, देन ओनली यू लीव योर होम, अदरवाइज तुम घर पे पढ़ाई कर लोगे, है ना। तो निकलने वाला जो लीविंग ग्रुप है वो हमारा कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। और जो हमने सुना है कि जो आप सुनते हो कि वीक बेसिस आर बेटर लीविंग ग्रुप। वीक बेस बेटा कैसे होते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। क्योंकि देखो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का मन क्या करेगा, मैं फटाफट जाके रिएक्ट करूं। स्ट्रॉन्ग बेस का मन करेगा मैं फटाफट जाके रिएक्ट करूं, वो स्टेबल नहीं है, उसको है कि मैं फटाफट जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता हूं। लेकिन जो वीक बेस होगा वो अपने आप में काफी स्टेबल होगा, उसको कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने हैं, उसे अपना चुपचाप बस बैठ जाना है। तो जो वीक बेसिस होंगे हमारे, उनमें क्या होगा, उनकी क्या होती है कि डोनेशन करने की एबिलिटी कम होती है, वो अच्छे लिविंग ग्रुप्स माने जाते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप्स वो होते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जितना हमारा एनाइन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो कैसा होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। या कोई वीक बेस है तो वो कैसा होगा, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनके जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो वीक होते हैं। वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो अब देखो अगर मैं आपसे कहती हूं कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी of Ri, RBr, RCl, RF। तो क्या ऑर्डर होगा बेटा, हमें पता है कि I नेगेटिव जो है वो निकलने के बाद स्टेबल रहता है, क्योंकि मैंने बोला है बड़े साइज पे जो चार्ज होता है वो स्टेबल होता है। ऑल राइट, सो I नेगेटिव इज स्टेबल, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन F नेगेटिव। तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से लिविंग ग्रुप एबिलिटी को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज इंपॉर्टेंट। अगर एनायन, निकलने वाला एनायन स्टेबल है तो हम लोगों को पता है कि उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। अब जीओसी में आपने एनाइन को स्टेबलाइज करने वाले काफी सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, जैसे कि -M, -I, ये क्या करते हैं, एनाइन को स्टेबलाइज करते हैं। तो कहीं पे ऐसा फैक्टर भी अगर आता है तो हम लोग इजीली एनाइन की स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नोट डाउन दिस। इनमें बताना बेटा कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। देखो ये क्या है, एनाइंस। ये ग्रुप कैसा है तुम्हारा, -M ग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। ये कैसा है, +H ग्रुप। तो अगर ये मेरा A है, अगर ये मेरा B है और ये मेरा C है, तो मेरा लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा A का होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एनाइन को स्टेबलाइज कर रहा है हमारा -M ग्रुप। यहाँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसे डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो B
और फिर आएगा C, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हारा प्लस H ग्रुप है जो हमारे एनाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली और चार्ज बढ़ाएगा। हम चाहेंगे कि हमारा नेगेटिव चार्ज अगर कम होगा तो वो स्टेबल फील करेगा। अब देखो हमारे पास कुछ दो ऐसे हमारे लिविंग ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स माने जाते हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स माने जाते हैं, जैसे कि OH2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, दे आर वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप है, या वेरी गुड लिविंग ग्रुप आई कैन से, एंड दिस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप because we know that nitrogen is very very stable than water। ठीक है, कुछ 78% तक नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन इज वेरी वेरी स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर हमारा निकलने वाला लिविंग ग्रुप इतना ज्यादा स्टेबल है तो वो तेजी से निकलेगा, वो तेजी से निकलेगा, राइट। जब ये निकलेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लेके तो ये वाटर के फॉर्म में निकलेगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके N2 के फॉर्म में निकलेगा। तो हम लोग इन चैप्टर्स में पढ़ते हैं, अल्कोहल में, एमीन्स में, हम लोग एक चीज देखते हैं कि अब हमने जब रिएक्शन करवाना है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ROH, तो वी नो दैट दिस OH इज अ वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, इट इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। ये हमारे पास कुछ ऐसे लिविंग ग्रुप्स हैं जैसे OH हो गया, OR हो गया, H हो गया, R हो गया, दे आर वेरी पुअर लिविंग ग्रुप्स, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप्स। तो अब इसे हम लोग बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, अल्कोहल्स के रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करते हैं। अल्कोहल्स के रिएक्शन में आप पढ़ोगे चैप्टर में कि अल्कोहल्स के रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करते हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव क्या है, ये H पॉजिटिव, ये OH जो है, OH के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये बेचारा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इस पे अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में। तो अगर हम अल्कोहल में इस OH ग्रुप को बाहर निकालना चाहते हैं जो कि बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, तो हमें एसिडिफिकेशन करनी पड़ेगी, हमें उसमें कुछ एसिड मिलाना पड़ेगा ताकि वो चेंज हो जाए एक अच्छे लिविंग ग्रुप में। सिमिलरली हमारे पास ये जो NH2 ग्रुप होता है, दिस इज ऑल्सो अ पुअर लिविंग ग्रुप, दिस इज ऑल्सो अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, इसे अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज करने के लिए ये बड़ा ही फेमस रिएक्शन जो पढ़ते हो, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 से, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं NaNO2 के साथ और HCl के साथ या फिर HNO2 के साथ, जो ये रिएक्शन करवाते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और हमारा ये चेंज हो जाता है RN2 प्लस में। दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये क्या बन चुका है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, तो ये N2 के फॉर्म में निकल जाएगा। वाटर न्यूट्रल, काफी ज्यादा स्टेबल है, N2 भी न्यूट्रल है और गैस है, तो गैसेस जो जहां पे भी गैसेस रिलीज होती है तो वो एक तरह से एक ड्राइविंग फोर्स होती है बेटा रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स हैं। इज दैट क्लियर, यहां तक सबको बेटा क्लियर है? चलो गुड। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल हमारा सिस्टम से जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी एक की पोजीशन पे दूसरी चीज आ गई, तो इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने दो टाइप के पढ़ने हैं, एक हमने पढ़ना है SN2 एंड वन इज योर SN1। दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, SN1 एंड SN2। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं SN2। सबसे पहले हम लोग देखेंगे SN2। तो बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आइडिया तो हमें हो ही गया है कि मान लो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है।
अब ये भी इलेक्ट्रॉन्स लेके ही निकलेगा ना, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलूंगी मैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले हम करेंगे SN2। SN2 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर हम इसे कहते हैं। अब देखो क्या होता है इस रिएक्शन में। बेसिकली मान लीजिए आपके पास ये कोई सबस्ट्रेट है, ये आपके पास कोई सबस्ट्रेट है एंड न्यूक्लियोफाइल करता है इस पे अटैक और लीविंग ग्रुप निकलता है बाहर, और ये होगा आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन होगा हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और यहां हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम समझते हैं बेटा इसका मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे हम लोग मैकेनिज्म, देखो दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होता है। ये है आपके पास कोई CH3Br ग्रुप। ठीक है, और हम कर क्यों रहे हैं इसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है लेस से OH नेगेटिव, ये जो एनाइन है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमें पता है एनाइन को सॉल्वेट नहीं करता है, और हमें चाहिए भी नहीं कि वो एनाइन को सॉल्वेट करे, क्योंकि वो हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब आपको समझ में आया हमने स्टार्टिंग में क्यों पोलर प्रोटिक एप्रोटिक डिस्कस कर लिया। अब बेटा देखो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव आके अब कहां से आए, फ्रंट से आ जाए, यहां से आ जाए क्या, इधर से आके यहाँ पे अटैक आगे से, तो बेटा ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये जो है मेरे पास ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये कैसा है, हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पर अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं है, और Br पे भी लोन पेयर्स हैं, तो ये रिपल्शन भी फील करेगा। तो ये कहाँ से आएगा, बैक से। अब ध्यान रहे SN2 रिएक्शंस में बेटा कैसा अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है, राइट। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, और यहाँ पर अगर ये मेरा BMO है, अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हमने MOT में चीजें ऐसी पढ़ी है होती है कि एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग, एक अगर ये सिग्मा है तो एक सिग्मा स्टार भी होगा, एक पाई होता है तो पाई स्टार भी होता है। ये है सिग्मा, तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, स्टार होगा, इसका सिग्मा स्टार होगा, जिसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा। तो हमें यहाँ पर जो एक ट्रांजिशन स्टेट बेटा देखने को मिलेगी, वो इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट देखने को कुछ मिलेगी हमें यहाँ पर। ये रही कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा OH और ये Br। तो ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ से OH आके अटैक कर रहा है और Br धीरे धीरे लीव कर रहा है। OH का बॉन्ड कार्बन के साथ धीरे धीरे बन रहा है और Br का बॉन्ड कार्बन से धीरे धीरे टूट रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ क्या हो रहा है तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ क्या हो रहा है तुम्हारा बॉन्ड ब्रेकिंग। एक जगह बॉन्ड फॉर्मेशन, एक जगह तुम्हारा बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये तुम्हारा ये जो कार्बन है टेट्राहेड्रल कार्बन है, ये कुछ इस तरह से, मैं तुम्हें कैसे शो करूं, कुछ यहाँ पे मेरे पास
चलो इसकी हेल्प से आई ट्राई, है ना। ये कार्बन है, ठीक है, दिस इज योर कार्बन। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, इस तरह से क्या है, ये हाइड्रोजन्स है। और यहाँ पे क्या है, आगे की तरफ क्या है, ब्रोमीन। यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही OH यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, क्या इन हाइड्रोजन्स को रिपल्शन फील होगा इससे? तो ये हाइड्रोजन्स क्या करेंगी, हाइड्रोजन्स ऐसे मूव कर जाएंगी। अब यहाँ पे तुम्हें ये क्या लग रहा है, ये हाइड्रोजन्स कैसे हैं? ये मैंने बॉन्ड आगे की तरफ को बनाया है और ये पीछे की तरफ को। क्या ये मेरा जो, मान लो ये मेरा कार्बन है, ये वाला, ये जो निब है इसकी, ये चीज के कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन्स ऐसे थी, इस तरह से जो ये हाइड्रोजन्स थी, अब ये कैसी हो गई, ये पीछे की तरफ आने लग गई ऐसे करके। ये वाली हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन आगे आ गई और ये एक ऐसे सीधा प्लेन पे, और एक जस्ट ऐसे पीछे आ गई। ये बॉन्ड क्या बता रहा है, एक हाइड्रोजन आगे है, एक पीछे है, और ये प्लेन पे है, ये ऐसे है, और एक हाइड्रोजन ऐसे आगे है, एक पीछे है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गई ये हाइड्रोजन्स। और इस तरफ है तुम्हारा, इस तरफ तुम्हारा आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, और इधर से तुम्हारा लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। ये है Br, ये है OH, और ये सारी हाइड्रोजन्स अब एक प्लेन पे इस तरह से आ चुकी है। यहां पर क्या बन गई है बेटा, हमारी पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। ये कैसा है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। अगर मैं आपसे यहाँ पे ज्योमेट्री पूछूं, हाइब्रिडाइजेशन पूछूं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो बेटा देखो, ये जो कार्बन और ये जो हाइड्रोजन्स ऐसे सेम प्लेन पे हैं, ये तो रियल बॉन्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये बॉन्ड अभी पूरी तरह से बना नहीं है, वो पूरी तरह से नहीं टूटा है, तो ये क्या है, पार्शियल बॉन्ड्स। ये क्या है, पार्शियल बॉन्ड्स। तो हम सिर्फ रियल बॉन्ड्स को ही हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करेंगे, पार्शियल्स को नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा कि तुम्हारा ब्रोमीन बाहर निकला, और यहां पर ये H, अब ये OH यहाँ पे परमानेंटली आ जाएगा, और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। अब इन हाइड्रोजन को इससे कोई रिपल्शन नहीं है, तो ये फिर से अब ये सारी इस तरफ थी, अब ये इस तरफ मुड़ जाएंगी, अब ये सारी इस तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बन गया CHHHOH। अब ये हाइड्रोजन्स इस तरह से मुड़ गई बेटा, जैसे छाता खुलता है ना बारिश में, या फिर बहुत ज्यादा हवा चलती है, बिल्कुल ऐसे छाता इन्वर्ट हो जाता है, वैसे यहाँ पर क्या हो गई है, इन्वर्जन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, 100% इन्वर्जन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसका नाम हम वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि वॉल्डन ने हमें इसके बारे में बताया था। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन। अब वैसे ये इन्वर्जन हमारी कहाँ ऑब्जर्व होगी, कायरल कार्बन्स में। कायरल कार्बन्स में हम इन्वर्जन की बात करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप निकल रहा है, और ये सारा जो स्टेप हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, लीविंग ग्रुप का बाहर निकलना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रही है, एक ही स्टेप में ये हो रहा है। और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है पेंटा कोऑर्डिनेटेड, और फिर यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है, और हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है विच इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, जहां हुई है इन्वर्जन। अब एक और बात ध्यान से सुनो कि जब ये प्रोसेस हो रही है, तो यहां पर मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। स्टार्टिंग में OH नेगेटिव भी है, सबस्ट्रेट भी है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है ना, ट्रांजिशन स्टेट में दोनों जा रहे हैं, कोई एक तो नहीं है ना स्टार्टिंग में। तो दो लोगों के कोलिजन से ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो दो स्पीशीज यहाँ पे रिएक्टिंग है, तो जो हमारा रेट है रिएक्शन का, वो दोनों पे ही डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ऑल्सो एंड योर न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन पे आपका रेट डिपेंड करेगा, और ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर 2। अब देखो बेटा, अब एक और पॉइंट
यहाँ पर। अब देखो SN2 या SN1 तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम यहीं पे सारा कुछ समझ लेते हो। तुम्हें कोई बैठ के पॉइंट्स को रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें जस्ट यहाँ पर समझना है जो भी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। थोड़ी देर के लिए इस ट्रांजिशन स्टेट पे कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है ना कार्बन। कुछ ही टाइम के लिए, ट्रांजिशन स्टेट कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती है, बहुत कम टाइम के लिए बनती है, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए सही कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 5 बॉन्ड बना रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ थोड़ी देर के लिए कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा? थोड़ी देर के लिए कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ अगर इस ट्रांजिशन स्टेट पे बेटा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो वो इसे स्टेबलाइज करेगा? कैन आई से? तो आई कैन राइट दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप stabilizes ट्रांजिशन स्टेट। और बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा हमारे SN2 के सबस्ट्रेट के साथ, उतना अच्छा वो हमारा SN2 रिएक्शन देगा, उतना अच्छा उसका रेट होगा। क्योंकि आप सोचो अगर मैं यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा देती हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी बढ़ेगी और इस Br के निकलने के चांसेस भी बढ़ेंगे। या आप थोड़ा ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जो रेजोनेंस कर रहा है, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा रेजोनेंस करने वाला स्ट्रक्चर है, तो वो थोड़ी देर के लिए इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा? मैम ये सिंगल बॉन्ड है, ये रोटेट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इसे स्टेबल होने देगा, इस पे रिएक्शन होने देगा। तो जो ऐसे हमारे पास रेजोनेंस करने वाले ग्रुप्स है वो भी इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि जहां हमसे फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है तो हमें ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि हम एक SN2 रिएक्शन का ऑर्डर सही से लिख सके, क्योंकि ऑर्डर पे हमारे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो आई थिंक सो आपको यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर होगी। अब देखो एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वॉल्डन इन्वर्जन, लिख दिया बस। वॉल्डन इन्वर्जन करना तुमको कैसे है? देखो, या तुम अगर तुम्हारे पास कोई कायरल सेंटर है, या तो तुम अपना वॉल्डन इन्वर्जन कर करके चेक करते रहो, लेकिन इसमें तुम्हें जब आंसर में तुम्हारा इन्वर्जन करके जैसा तुमने प्रोडक्ट लिखा होगा और तुम्हें अगर ऑप्शंस में वैसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दिया तो तुम गलत करके आ जाओगे। तो वॉल्डन इन्वर्जन में हम क्या करेंगे? हम 1 इंटरचेंज करके देखेंगे, इंटरचेंज किया करेंगे। वॉल्डन इन्वर्जन हमारे लिए क्या है? एक इंटरचेंज है। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास बेटा, मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का ग्रुप आ गया, इस तरह का ग्रुप आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें कह रही हूं कि इसका प्रोडक्ट बनाओ, इसका SN2 प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा? अब तुम तो यहाँ पे इन्वर्जन करा के चेक करते रहोगे। इसकी इन्वर्जन कराना आसान है। पहले तुम क्या करोगे? इसको लिखोगे ऐसे कार्बन करके, फिर ऐसे हाइड्रोजन बनाओगे, ठीक है। फिर मान लो तुमने ऐसे क्लोरीन बना दिया, फिर तुमने ऐसे मिथाइल बना दिया, ठीक है। फिर तुमने एक यहाँ पे इथाइल बना दिया। इस तरह से इसे कन्वर्जन करने में ही रह जाओगे। तो तुम्हें बेसिकली देखो बेटा क्या करना है, तुम्हें एक इंटरचेंज परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है, तो मान लो अगर ये R है तो ये S होगा, अगर ये S है तो ये R बनेगा। देखो मैं जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। RS हम सीख के आए हैं ना, ये 1 है, ये इथाइल तुम्हारा 2 है और मिथाइल तुम्हारा 3 है, ये 4th है। तो ये 1 से जा रहा है ऐसे 2 पे, तो ये कौन सी रोटेशन होगी? एंटी। तो ये क्या है तुम्हारा S। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? हमारा R बनना चाहिए। तो क्या होगा? तुम क्या करो, तुम एक इंटरचेंज कर दो बस। Cl की जगह OH आएगा ना, तुम एक काम करो, पहले OH यहाँ लगा दो, फिर उसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, उसको हाइड्रोजन की जगह भेजो, हाइड्रोजन को उसकी जगह। तो बेसिकली जो तुम्हारा OH आया वो इंटरचेंज करने के बाद यहाँ, और जो तुम्हारा ये H था वो तुम्हारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। हमने क्या किया? सिर्फ एक इंटरचेंज किया, हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब इसकी जरा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो।
क्या है, वैसे चेक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया एक इंटरचेंज करना है तो बस बात खत्म। अब 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 से जाएंगे 2 पे, ये कैसे घूम रहा है S, लेकिन 4th प्रायोरिटी का ग्रुप हमारा ब्रोकन पे नहीं है, तो फिर हमारे पास S का क्या बन जाएगा R, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी R, इन्वर्जन है तो S का R बनेगा, R का S बनेगा। हमें वॉल्डन इन्वर्जन में क्या करना है, बस एक इंटरचेंज करना है। अब देखो, अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे तुम्हें दिया कुछ ऐसा, या फिर ऐसे कर लो तुम, फिलहाल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कर लो CH3, यहाँ पे कर लो H। अब मैंने सेम चीज बोली कि OH नेगेटिव हमने यहाँ पे अटैक कराना है। अब OH तुम्हारा किसकी जगह आएगा, इसकी जगह, इसकी जगह, इस लीविंग ग्रुप लीव करेगा, ये पीछे से ऐसे अटैक करेगा, ये निकलेगा। तो तुम प्रोडक्ट कैसे भी बना सकते हो, या तो तुम प्रोडक्ट ऐसे बना दो, ये एक इंटरचेंज हो गया, अगर तुम यहाँ लगाते फिर इंटरचेंज करते तो OH और यहाँ CH3, यहाँ D, यहाँ पे H, तुमने एक इंटरचेंज कर दिया। या तो तुम प्रोडक्ट में क्या करो कि OH को जस्ट यहीं पे लगा दो, OH को यहीं लगा दिया, CH3 यहीं था, तुमने इन दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दिया। तुम कोई भी इंटरचेंज कर सकते हो, कोई भी इंटरचेंज कर सकते हो। या तो तुमने क्या किया, ये सारे ग्रुप्स, इसको CH3 को यहां रखा, H को यहां रखा, अब की बार तुमने D और OH को इंटरचेंज कर दिया, OH ऊपर चला गया, D यहां चला गया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा। इस तरह से तुम कोई भी एक इंटरचेंज कर लो, कोई भी एक इंटरचेंज कर लो, तुम्हारा सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आएगा, तुम चेक कर सकते हो। और ऐसे ही तुम्हारा यहां से क्या बन जाएगा, MCQ। MCQ में तुमको वो ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि इधर OH इधर CH3 इन्वर्जन करके दिखा रहा है, तुम्हें यहां से ऐसा कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो एक आप वॉल्डन इन्वर्जन ही आप क्या करोगे, आप एक इंटरचेंज करोगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको SN2 के बारे में याद रखने हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, जैसे ट्रांजिशन स्टेट में एनाइनिक कैरेक्टर डेवलप होता है, ये मैंने आपको अभी भी बताया, एनाइनिक चार्ज डेवलप होता है, कैरेक्टर डेवलप होता है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। इंटरमीडिएट क्या इसमें बना, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। कार्बोकेटाइन मत सोच लेना, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, कोई रीअरेंजमेंट यहां नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेटा, कि ये इसको यहाँ से बाहर निकाल रहा है, अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो ये जो लीविंग ग्रुप यहाँ पर बाहर निकल रहा है, ये वापस से कहीं अटैक ना करे। वैसे तो ये कैसा है, एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना, लेकिन फिर भी इसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए कि इसे कोई भी वापस से बाहर निकाल दे। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। उसके बाद हमने बोला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और दूसरा पोलर एप्रोटिक फेवर्स SN2 रिएक्शन। तो हमें हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, अगर उसे सॉल्वेट कर दिया तो फिर तो हमारा SN2 कैसे हो पाएगा ना। तो हम क्या लेते हैं इसमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारा एनाइन को सॉल्वेट नहीं करता। नेक्स्ट तुम देखोगे इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, यस, पूरा मैकेनिज्म हमने देखा, एंड हेंस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हमने कहाँ करनी है, जहां पे कायरल कार्बन होगा। रेट ऑफ SN2 देखो, तुम्हें कहीं पे ये दिख जाए अल्फा हेलो कार्बोनाइल, तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट SN2 देता है बेटा, बहुत ही ज्यादा फास्ट SN2 ये अल्फा हेलो कार्बोनाइल देता है। इस CH3X हमें पता है ये प्राइमरी है, यहाँ पे तो बिल्कुल हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ बिल्कुल हिंड्रेंस नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छा SN1 देता है। SN1 का रेट देखे तो प्राइमरी सबसे अच्छा 2 डिग्री 3 डिग्री तो देता ही नहीं है, बट ये जो अल्फा हेलो कार्बोनाइल है ना, ये कहीं भी पे दिख जाए तुम्हें तो सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन देता है हमारा अल्फा हेलो कार्बोनाइल।
बाकी भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे कुछ इस तरह के इनका रेट भी कुछ इस तरह के, तो यहाँ पर भी ये कैसा है, प्राइमरी है। और यहाँ पर देखो ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज भी हो रही होगी, या फिर एनाइनिक चार्ज सोच लो तो वो भी हमारा यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा होगा थ्रू रेजोनेंस। तो ये वाले जो हमारे कंपाउंड्स हैं दे ऑल्सो गिव वेरी गुड SN2 रिएक्शन। उसके बाद देखो फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट गिव। अब जो नहीं देता है बेटा उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन SN2 नहीं देता है। तो टर्शरी हैलाइड SN2 नहीं देता, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी ज्यादा क्राउडिंग है बेटा। कैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, कैसे इसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, नहीं कर सकता। नियोपेंटाइल हैलाइड में देखिए आप, अब ये तो प्राइमरी है लेकिन इसके आसपास कितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो रखी है, कितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, ये भी SN2 नहीं देगा। विनाइल हैलाइड्स भी नहीं देते हैं, क्योंकि यहां पर अगर यहां से आपका ग्रुप निकलता है तो आप ये समझिए कि अगर यहां थोड़ा नेगेटिव डेवलप होता है विनाइल हैलाइड्स में भी, तो दैट इज ऑल्सो नॉट स्टेबल। विनाइल हैलाइड्स भी नहीं देंगे, फिनाइल हैलाइड्स भी नहीं देंगे, साइक्लोप्रोपाइल भी नहीं देता है। ब्रेड्स रूल वाले कंपाउंड जहां पे ब्रेड रूल लगता है वो भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा प्लिनैरिटी अचीव ही नहीं होगी ना इसमें। यहां से अगर ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो कोई प्लिनैरिटी अचीव ही नहीं हो पाएगी। और हमारी ट्रांजिशन स्टेट हमें पता है कैसी बनती है, sp2। ओके, नाउ दिस जो बैड लीविंग ग्रुप वाले हैं तो वो तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लीविंग ग्रुप का लीव करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं एक और पॉइंट ऐड करूं यहां पर कि रेट ऑफ SN2 ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लीविंग ग्रुप। तो यहां पे RI फास्ट करेगा, अगर R सेम है देन RBr देन RCl, और RF तो पुअर है वो तो करेगा ही नहीं। चलो, तो ये कुछ कंपाउंड है जो SN2 नहीं देते। उसके बाद है बेटा हमारा SN1। अब हम पढ़ने वाले हैं SN1। SN1 is nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Unimolecular. Nucleophilic substitution unimolecular. अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई मैंने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट यहाँ ले लिया, कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट ले लिया लेट्स से, और यहाँ पे लीविंग ग्रुप। अब तुम ये देखो, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर ले लिया। अब ये जो आपको बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस बॉन्ड इज पोलर, इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। अब क्या करेगा हमारा पोलर सॉल्वेंट, जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो क्षमता रखता है दोनों को सॉल्वेट करने की, वो क्या करेगा, दोनों को सॉल्वेट करेगा। ये आ जाएगा इसके अराउंड, ये आएगा और ऐसे बैठ जाएगा, ये नेगेटिव, तो इसको H वाली साइड से अप्रोच करेगा क्योंकि H पे है पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ब्रोमीन को सॉल्वेट करेगा। अब ये कार्बन के पास भी जाएगा, उस पे पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन वाली साइड से सॉल्वेट करेगा, है ना।
तो इसने क्या कर लिया, दोनों को सॉल्वेट कर लिया, दोनों की दोस्ती तोड़ने की इसने कोशिश कर दी, दोनों की फ्रेंडशिप को ये तोड़ रहा है और ऐसा करने में ये अपना सक्सेसफुल भी हो जाएगा। अब एनसीईआरटी भी बेटा बहुत अच्छे से मेंशन करती है SN1 रिएक्शंस को, SN2 को, आपको वहां से बहुत अच्छे से डायग्राम्स बने हुए वहां से भी पढ़ना है। तो देखो वहां पे क्या कहा है, जब ये सॉल्वेशन कर रहा है, जब ये सॉल्वेशन कर रहा है तो उस सॉल्वेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस सॉल्वेशन से क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड दैट एनर्जी इज सफिशिएंट टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लीविंग ग्रुप। तो ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड दिस SN1 रिएक्शन इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। तो पहले स्टेप में आपका हो रहा है, आपका लीविंग ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, लीविंग ग्रुप एंड कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है और ये टूट गया है। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, प्लेनर बन गया ना कार्बोकेटाइन, तो फ्लो में मैंने ऐसे लिख दिया। चलो यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा CH3, ये है तुम्हारा CH3, ये है तुम्हारा CH3, ये है तुम्हारा कार्बोकेटाइन। तो यहाँ क्या बन रहा है बेटा, कार्बोकेटायन। अब जो रेट होगा उस रिएक्शन का वो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज दिस इज योर RDS, दिस इज योर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये एक स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अच्छा, जो हमारा पहला कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, रेट वही डिसाइड करता है, जो कार्बोकेटाइन पहला बनता है रेट वही डिसाइड करता है। आप ये नहीं करोगे कि कहीं रीअरेंजमेंट हो रही है और रीअरेंजमेंट करने के बाद आप रेट डिसाइड कर रहे हो। आप जब प्रोडक्ट बनाते हो तो आप रीअरेंजमेंट करते हो, बट जब आप रेट का ऑर्डर लिखते हो तो जो पहला कार्बोकेटाइन बनता है वही हमारा रेट डिसाइड करता है। चलिए, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया, लेकिन अभी भी ये हमारे जो इनकी दोस्ती हमने ब्रेक की है, ये बेचारा तो अकेला रह गया है, ये अकेला रह गया है, लेकिन स्टिल इन दोनों में कुछ कनेक्टिविटी, कुछ अटैचमेंट तो अभी भी है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं, इन दोनों को कॉन्टैक्ट आयन पेयर या फिर इंटीमेट आयन पेयर या फिर कॉन्टैक्ट आयन पेयर हम इन्हें कहते हैं। तो अब देखिए, यहां है आपका वेकेंट p ऑर्बिटल, कार्बोकेटाइन इज प्लेनर ना, कार्बोकेटाइन इज प्लेनर, तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, सबको पता है। तो अब यहाँ पे अगर ये मेरा कार्बोकेटाइन है और ये एक ही प्लेन में है और ये मेरी p ऑर्बिटल्स है, ऐसे ऊपर भी नीचे भी, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल बेटा ऊपर से भी आ सकता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है, जो तुम्हारा सेकंड स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड स्टेप जो होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो तुम्हारा दोनों तरफ से हो सकता है और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वही तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। अटैक वाटर करेगा, लगेगा OH। चलो, तो यहां से हमारा, इसने यहां से भी अटैक पॉसिबल है, यहां से भी अटैक पॉसिबल है, और बनने वाला कंपाउंड, अब देखो दो हमें यहां से प्रोडक्ट मिलेंगे, एक रिटेंशन का भी प्रोडक्ट मिलेगा। अगेन यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एल्काइल ग्रुप्स की जगह R1 R2 R3 कर देते, क्योंकि हम जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बेटा बात करते हैं हम सिर्फ कायरल पोजीशंस के लिए ही करते हैं। तो एनीवे मैं इसी में आपको अब समझा देती हूँ। CH3 CH3, तो जहां से लीविंग ग्रुप निकला वहां आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन। इसे क्या बोलेंगे हम, रिटेंशन। और अगर ऑपोजिट साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल लगा तो इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो यहां भी हो रहा है, यहां इन्वर्जन भी हो रहा है। और इन्वर्जन में आपको बताऊं, इन्वर्जन जो है वो स्लाइटली रिटेंशन से ज्यादा हो रहा है। क्यों बेटा, क्योंकि अगर आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो स्पीशीज है वो अगर यहां से पीछे से अटैक कर रहा है, यहां से अटैक कर रहा है, तो बेटा आप देखो इधर से तो ब्रोमीन भी निकल रहा है, यहाँ पे ये ब्रोमीन भी है, तो इसके भी कुछ ना कुछ हिंड्रेंस होगी, लेकिन पीछे कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो रिटेंशन जो होती है वो स्लाइटली इन्वर्जन से हमारी
कम होती है और इन्वर्जन ज्यादा होती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इन्वर्जन स्लाइटली मोर देन रिटेंशन, और रिटेंशन स्लाइटली लेस देन इन्वर्जन। अब अगर एक R बनेगा तो एक S बनेगा, यहां बात नहीं कर सकते प्लीज। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 4 डिफरेंट जब ग्रुप हो गए तभी हम इस स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रही हूं, या फिर कर दूं अगर कोई PDF से पढ़ेगा तो, अगर उसने वीडियो नहीं देखी होगी तो उसे प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना बेटा, इनको डिफरेंट कर देते हैं। चलो एक काम करती हूं मैं, इनको इसे कर दिया मैंने R1, इसे कर दिया R2, इसे कर दिया R3। तो फिर मैम यहां भी करो, यहां पे भी करो, यहां पे भी करो, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। ओह माय गॉड, दिस इज लॉट ऑफ वर्क। चलो ये कर दिया मैंने। चलो कर दिया है तो अब ठीक है। R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इन्वर्जन भी रिटेंशन भी, तो आपके जो इन्वर्जन है स्लाइटली मोर देन, स्लाइटली, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर एक 49 है तो दूसरा 51 होगा, दैट्स इट। तो रेसिमाइजेशन हम बोल सकते हैं, एक R बनता है S बनता है तो उसे रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो रही है, लेकिन पार्शियल रेसिमाइजेशन हो रही है। कैन आई यूज दिस वर्ड, पार्शियल रेसिमाइजेशन? पार्शियल रेसिमाइजेशन, ठीक है। कई बार एग्जाम में देखो हमें रेसिमाइजेशन ही आए अगर पार्शियल ना आए। अगर रेसिमाइजेशन पार्शियल दोनों आ रहा है, पार्शियल इज करेक्ट, बट इफ पार्शियल इज नॉट देयर यू कैन ऑल्सो करेक्ट रेसिमाइजेशन बिकॉज द डिफरेंस इज वेरी स्लाइट। लेकिन अभी जो कुछ एग्जाम्स हुए हैं वहां पर बेटा, वहां पर आपको ऑप्शन में पार्शियल रेसिमाइजेशन था। सो पार्शियल रेसिमाइजेशन, या फिर वहां पे लिखा था दैट इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। सो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस ओनली। अगर ऑप्शन में नहीं है then I suggest to take racemization, but if partial racemization is there your answer will be partial racemization. Is that clear to everyone? So this whole mechanism is for your SN1, and see here carbocation is getting formed, so rate of reaction will also depend upon the carbocation, stability of carbocation। और ये रिएक्शन देखो, इसे हमने क्या बोला है, यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट है RDS में, यहाँ पे ये टूट रहा है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आपका पहले अटैक नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के अंदर आपका सबस्ट्रेट टूट रहा है, तो सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। तो ये रिएक्शन कैसा है, यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ न्यूक्लियोफाइल पे इसका रेट डिपेंड ही नहीं करता। आप न्यूक्लियोफाइल को जितना मर्जी उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, इसके रेट पे फर्क बेटा नहीं पड़ने वाला है। तो अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं SN1 की। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज करना है, और वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN1, और SN2 कौन फेवर करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 डजंट डिपेंड ऑन नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि रेट सिर्फ हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। Why I am writing concentration brackets लगाई है, substrate, ठीक है, concentration of substrate। So अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते घटाते हो तो रेट पे फर्क पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल्स की कॉन्सेंट्रेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। रिएक्टिविटी ऑफ SN1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब आपका अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर 3 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX, और ये 1 डिग्री RX तो देगा ही नहीं क्योंकि कार्बोकेटाइन इज वेरी वेरी अनस्टेबल। नेक्स्ट इज योर कायरल। इफ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट देन द प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर और पार्शियल रेसिमाइजेशन, अगर कायरल है तो।
कायरल नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई बातचीत नहीं होगी। गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN1, गुड लिविंग दोनों को ही फेवर करता है, SN1 SN2, क्योंकि दोनों में ही लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। यहां भी आप देखो RDS में लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, वहां भी लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप बेटा उतना ही ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। इज दैट क्लियर? चलिए अब हमारे पास, रुको, अभी हमारे पास ऐसे कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो SN1 नहीं देते। कंपाउंड्स दैट डू नॉट गिव SN1, जैसे कि बेटा आपका ये वाला कंपाउंड, ये SN2 भी नहीं देता, SN1 भी नहीं देता, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा तो प्लेनर होगा। यहां प्लेनैरिटी आप अचीव ही नहीं कर सकते हो कार्बोकेटाइन के लिए। ये जो विनाइलिक हैलाइड्स हो गए, यहां केटाइन बनेगा तो वो भी कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। और यहां पर आप देखो SN2 भी नहीं हो सकता, ये लोन पेयर है। यहाँ पे कैसा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो हमारा ये SN1 भी नहीं देगा, SN2 भी नहीं देगा। एराइल हैलाइड्स भी, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ोगे, क्योंकि इस बॉन्ड में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ना ये SN1 दे सकता ना SN2 दे सकता। अब SN1 के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये जाएगा तो कैटाइन यहां बनेगा, और यहाँ पे sp2 पे कैटाइन जो होगा वो हमारा क्या होगा? अनस्टेबल। और SN1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है, बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट your key concepts which are helpful to understand haloalkanes, haloarenes, alcohol, phenol and ethers, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। हेलोएल्केन्स भी देते हैं, एल्कोहल्स भी देते हैं हमारे SN1 SN2 रिएक्शंस, तो ये समझना जरूरी है। और इन्हें समझने के लिए बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है, ये सब कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपके काफी की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब NCERT आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच बेटा।